ऐसी गलती हो सकती है आपसे? भाषा जिन पे हिंदी भाषा पे कमांड नहीं है, जिन लोगों को हिंदी भाषा पे कमांड नहीं है, टीएमसी डिफेंड कर रही है, उनसे ऐसी हो सकती है। ठीक है, ओके। अजय आलोक, ऐसी गलती हो सकती है तो यानी आगे आगे मैं कह रहा हूं उन्होंने माफी मांग ली। अगर यही बात ममता बनर्जी के लिए कही होती तो आप इसको तब भी ऐसी गलती मानते। एक्शन लीजिए। चलिए, बहुत ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है, इजाजत देता है, लेकिन कुछ गलतियां जो होती हैं उनकी माफी नहीं होती। शायद कांग्रेस इसको रियलाइज करे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो देश की जनता तो रियलाइज करा ही देती है। 2014 में कहा था मोदी जाके चाय बेच, देश की जनता ने 2 बारी से बता दिया है कौन क्या कर रहा है। नमस्कार। देखिए, नुपुर के समर्थन में कन्हैया गए और कन्हैया के समर्थन वाले पोस्ट के बाद प्रवीण, और प्रवीण के समर्थन में अब किसका नंबर है? भारत में इस गला काट कट्टरता का गला कब कटेगा? देश को इस गला काट कट्टरता की आदत क्या डाल लेनी चाहिए क्या? देश नहीं झुकने देंगे। आप सभी देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार फुल स्क्रीन पर। ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाई, मुझे हटा दीजिए भाई। ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह का आक्रोश है कर्नाटक के अंदर। ये एम्बियंस, थोड़ा ऑडियो दे दीजिए इसका, तस्वीरें देखिए। देखिए, क्रूरता की जिस कुल्हाड़ी से प्रवीण की हत्या की गई ना, उसके बाद की तस्वीरें हैं। ये कर्नाटक की तस्वीरें हैं। कर्नाटक गुस्से की आग में जल रहा है। कर्नाटक में क्रोध है, देश में आक्रोश है। कर्नाटक में जन सैलाब, भीड़ देखिए आप, संख्या देखिए, जन सैलाब सड़कों पर है। राज्य में जबरदस्त तनाव है। प्रवीण की हत्या के बाद सवाल उठते हैं कि क्यों मारा, एक पोस्ट की वजह से हत्या। सड़कों पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे। प्रवीण की हत्या के आरोप में पुलिस ने कट्टरपंथी संस्था पीएफआई की राजनीतिक विंग एसडीपीआई के 21 संदिग्धों से पूछताछ की। 2 को गिरफ्तार, जाकिर, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद शफीक को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें देखिए आप कर्नाटक में। 2 की गिरफ्तारी के बाद भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि हिंदुओं का सर तन से जुदा आखिर कब तक? कन्हैया का समर्थन, कट गई गर्दन। ये तस्वीरें देखिए आप, प्रवीण की हत्या, आक्रोश में जबरदस्त आक्रोश है। कर्नाटक, पूरे कर्नाटक में बताया जा रहा है, जगह जगह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। 21 लोगों से, संदिग्धों से पूछताछ लगातार की जा रही है। 6 की टीम्स बना दी गई है। और बार बार यही सवाल उठ रहा है कि नुपुर के समर्थन में कन्हैया गए और कन्हैया के समर्थन वाले पोस्ट के बाद प्रवीण, अब आगे क्या? आप जानते हैं प्रवीण हिंदूवादी नेता थे। कर्नाटक में जब हिजाब विवाद पर आक्रोश था, तभी से वो कट्टरपंथियों के निशाने पर थे। अभी साफ होना बाकी है कि कट्टरता की कुल्हाड़ी से प्रवीण को क्यों काटा गया। क्या इसके पीछे हिजाब विवाद था? हालांकि कर्नाटक के गृह मंत्री की तरफ से इस तरफ इशारा भी किया गया है कि हिजाब विरोधी लोग जो हैं वो भी इसके पीछे हो सकते हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। कन्हैया लाल के समर्थन में फेसबुक पोस्ट। सवाल यह भी है कि इस गला काट कट्टरता का इलाज क्या? हिंदुस्तान में हिंदुओं के गले आखिर कब तक कटेंगे? कब तक सहेगा हिंदू? आप तस्वीरें देखिए आप कर्नाटक में। इसी पर बात करेंगे। अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ एडवोकेट हैं। और मेरे साथ ही आपको बता दें विनोद बंसल भी आज हैं। विनोद बंसल भी हैं वीएचपी का पक्ष रखने के लिए। ये दोनों मेहमान मेरे साथ बाहर से जुड़ चुके हैं। साथ ही यहाँ पर आप पैनल में जो देख रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में जो हैं वो हैं मौलाना साजिद रशीदी जी, मेरे साथ महंत नवल किशोर दास हैं और सैयद जवाद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं उम्मीद करूंगा संवेदनशील विषय है, संजीदगी के साथ हम एक एक करके अपनी बात रखेंगे। धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए किसी की, बिना उकसाते और भड़काते हुए हम अपनी अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय, क्योंकि आप वकील भी हैं इसलिए मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। इसका इलाज क्या है? कन्हैया के समर्थन में, नुपुर के समर्थन में कन्हैया गए और कन्हैया के समर्थन में गए प्रवीण, अब आगे क्या? अश्विनी उपाध्याय, ये सब कब तक चलेगा भाई? भारत है ये, सीरिया थोड़ी ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? अश्विनी उपाध्याय। देखिए अमन जी, मैं कई बार कह चुका हूं
अगर आपको सरदर्द है तो 1 गोली खाइए, ठीक हो जाएगा। बुखार है 2 गोली खाइए, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कैंसर हो गया है तो आपको कम से कम 8-10 गोली खानी पड़ेगी। कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ सकती है, कई तरीके के ट्रीटमेंट और भी लेने पड़ सकते हैं। नेचुरोपैथी भी करना पड़ेगा, आयुर्वेद भी लेना पड़ेगा, एलोपैथ भी लेना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ काट के निकालना भी पड़े, ऑपरेशन, तगड़ा ऑपरेशन भी करना पड़े। जिहाद और मजहबी उन्माद, ये केवल यूपी, बिहार, राजस्थान की समस्या नहीं है, ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। और दूसरी बात, मैं एक बात और बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूँगा, ये जिहाद और मजहबी उन्माद आज से नहीं है, इसका रूप बदला है। अगर आप विष्णु पुराण उठा के देखें या विष्णु पुराण धारावाहिक देखें तो जब से पृथ्वी बनी है अमन जी, तब से 2 सोच, 2 संस्कृतियों में टकराव रहा है। एक सोच और एक संस्कृति क्या रही है? सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, सब में आत्मा है, सब में आत्मा है इसलिए सब परमात्मा के अंश हैं, महिला पुरुष समान है, मतलब सभी प्राणी समान है। एक ये सोच रही है। दूसरी सोच क्या रही है? एको हम द्वितीयो नास्ति, महिला पुरुष समान नहीं है। जो इस पर्टिकुलर रीति रिवाज को माने, इस तरीके का कपड़ा पहने वही अच्छा, जो उस तरीके का कपड़ा ना पहने वो ठीक नहीं, जो इस भावना पे चले वही ठीक नहीं, तो वही ठीक नहीं। पुरुष केवल जन्नत में जाएगा, महिलाएं जन्नत में जा ही नहीं सकती हैं। तो स्वर्ग नरक का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया है, हेवन अलग हो गया, जन्नत जहन्नुम अलग हो गया। पता है सर सबको, बीमारी तो सबको पता है, जिहाद की, इस आतंकवाद की। मुझे इलाज जानना है ना, मैं तो डिबेट इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, रशीदी जी भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, महंत नवल किशोर दास भी चाहते हैं, विनोद बंसल भी चाहते हैं, जवाद भी चाहते हैं। भाई इसके तो पक्ष में कोई नहीं है ना, गला काट कट्टरता। भाई आप सोचिए, ये सिलसिला कमलेश तिवारी, फिर किशन भरवाड़, कन्हैया, उमेश, अंकित पर हमला, अब ये तस्वीरें, प्रवीण, ये कभी थमना है या इसके साथ अब आदत डाल लें? अब मेरे को लग रहा है हेडलाइन होगी जिस दिन गर्दन नहीं कटेगी, हेडलाइन चलेगी आज गर्दन नहीं कटी, ये हेडलाइन, ये हाल हो जाएगा मुझे लग रहा है आने वाले समय में। हाँ अमन जी, बिल्कुल आपने आज आपने मेरे मन की बात कह दी कि समाधान क्या है। बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात तो आपको जड़ कहाँ है? अलगाववाद की जड़। अलगाववाद की जड़ वो विशेष स्कूल है जो भारत में 1-2 नहीं, 1-2 हजार नहीं, 5 लाख के आसपास खुल चुके हैं, जहां 5 लाख स्कूलों में बताया जा रहा है कि ये काफिर है, इनके साथ ये कर सकते हो, इनके साथ ये कर सकते हो, इनको साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण करो, न माने तो ये करो, इनकी लड़की के साथ अगर उठा लाओ तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करोगे तो जन्नत में रास्ता मिलेगा, जब तक एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। तो वो जो स्कूल है, बिना उस स्कूल को बंद किए कोई समाधान नहीं हो सकता। आप पूरी दुनिया को उठा के देख लीजिए, जिन देशों में वो स्कूल है। इंडिया में कहां चल रहे हैं ये वाले स्कूल? बताइए ना भाई। ये इंडिया में कट्टरता वाले कौन से कॉन्वेंट है? ये कट्टरता वाले स्कूल कहां चल रहे हैं इंडिया में? 1-2 नहीं 5 लाख, 1-2 नहीं 5 लाख मदरसे चल रहे हैं। 1-2 नहीं 5 लाख मदरसे। दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। 5 लाख मदरसे पाकिस्तान में भी नहीं है, 5 लाख मदरसे भारत में। इसलिए कह रहा हूं दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत में चल रहे हैं। अश्वनी उपाध्याय, मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट माफ करिएगा, लेकिन आज आप अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर कट्टरता की नर्सरी और कट्टरता के स्कूल चल रहे हैं, कट्टरता के कॉन्वेंट चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं 5 लाख चल रहे हैं, तो सरकारें क्या कर रही है भाई? ताला लगाइए, बंद करिए। मरने के लिए क्या हिंदू? मतलब हिंदू कब तक सहेगा, कटता रहेगा? अमन जी, सर अब तो हद हो चुकी है। आप कह रहे हैं 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, बंद करिए ना, फिर ताला लगाइए। मैंने कहा ना, मैं सांसद तो हूं नहीं कि मैं संसद में उठा सकूं। मैं क्या कर सकता था? मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूं। इसीलिए मदरसों को बंद करने और पूरे देश में 12वीं तक समान शिक्षा लागू करने के लिए मैंने PIL फाइल किया और PIL एडमिट हो गई है। इनफैक्ट ये मदरसे पहले राइट टू एजुकेशन के अधीन में थे। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने अमेंडमेंट करके इन मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। और भारत में आप ये कह रहे हैं कि ये मदरसे बंद होंगे, कट्टरता रुक जाएगी? सोचकर बोलिएगा क्या बोल रहे हैं। मदरसे बंद होंगे, कट्टरता बंद हो जाएगी। मदरसे बंद होंगे, गले कटने बंद हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? फिर बयान पर गले नहीं कटेंगे? मैं आपको, हाँ बस आप नहीं, मैंने कहा ना, ये सरदर्द नहीं है, कैंसर है। कैंसर में 1 नहीं 10 कानून बनाना पड़ेगा। मदरसा बंद करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, विशेष दर्जा बंद करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, विदेशी फंडिंग बंद करनी पड़ेगी जो जिहाद फैलाने के लिए आ रही है,
घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, हम दो हमारे दो सबके दो यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। तो आपको हवाला की जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग रोकनी पड़ेगी। तो विशेष दर्जा, विशेष स्कूल, विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा। मतलब अभी ये सब चलेगा, इसका मतलब है चलिए ठीक है, आपका कहने का मतलब है इसलिए अभी इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं, मैं अभी तो फिर ये सब थोड़ी ना अभी हो रहा है सर। कानून बनाना पड़ेगा अभी तो फिर मतलब इसके साथ जीने की आदत मैं क्या कह रहा हूं सुनिए, मैं आपको करना पड़ेगा। अरे भैया 500 से ज्यादा लोगों का गला काट दिया गया। मुझे अमन जी बताइए किसी एक जिहादी को फांसी हुई हो? कमलेश तिवारी से कन्हैया तेली और अभी कल हत्या हुई है। रोज मतलब कम से कम पिछले 20 साल में सैकड़ों हत्याएं हो गई। मुझे कोई एक बताइए किसी को फांसी हुई हो? अमेरिका में ऐसे हत्यारों को 400 साल 500 साल सजा होती है। ठीक है सर, साजिद रशीदी, मैं सॉल्यूशन पर बात करूं। साजिद रशीदी, इसके पीछे की वजह मैं जानना चाह रहा हूं साजिद भाई। मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप भी इसके पक्ष में नहीं है, कोई भी नहीं होगा, कोई हिंदुस्तानी नहीं हो सकता कम से कम ये गला काट कटरता। देखिए इसके पक्ष में कोई नहीं हो सकता। ठीक, जब कन्हैया का सर काटा गया था उस वक्त में तमाम मुस्लिम उलमा ने, मुस्लिम जमातों ने, सब ने एक आवाज़ में कहा था कि ये गलत है, ये इस्लाम नहीं हो सकता, ये जिहाद नहीं हो सकता। ये लफ्ज़ जिहाद को बार बार कहकर आप हमें गाली देना चाहते हैं अश्विनी उपाध्याय, आप हमें उकसाना चाहते हैं। उन्होंने आपके खिलाफ तो कुछ नहीं, ये लफ्ज़ जिहाद क्यों आता है? जिहाद का मतलब ये थोड़ी कि गला काट दीजिए। आतंकवाद आज की नहीं, अश्विनी मैं बोला नहीं, अश्विनी मैं बोला नहीं, आप वकील हैं। अश्विनी जी उनको बोलने देते हैं, आप वकील हैं, आप वकील हैं, उनको भी सवाल पूछूंगा। डेकोरम मेंटेन कीजिए सर, एक एक करके, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। एक मिनट, मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने दीजिए। जिहाद उन्होंने आपके खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, कट्टरपंथियों के खिलाफ बोला। आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। जैसे अश्विनी उपाध्याय को आपने शांति के साथ सुनिए। देखिए सरकार किसकी है? सरकार अश्विनी उपाध्याय की है। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया था इनसे, जिस सवाल को ये घुमा गए कि सवाल ये है कि जब 5 लाख मदरसे ऐसे चल रहे हैं जो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ तालीम दे रहे हैं, तो उन मदरसों को बंद क्यों नहीं किया जाता? ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया था। अश्विनी उपाध्याय के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए जवाब नहीं है कि सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अश्विनी उपाध्याय आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप न्यूज़ 18 से एक टीम लीजिए, आप चलिए, मैं चलता हूं। आप पूरे हिंदुस्तान में एक मदरसा ऐसा साबित कीजिए जिसमें हिंदुओं के खिलाफ तालीम दी जाती हो। मदरसे का मतलब समझते हैं आप? मदरसे 2 तरह के हैं हिंदुस्तान में। PIL दाखिल करी है। अरे छोड़िए PIL मेरिट को, नहीं होता तो PIL तो पता नहीं कितने तरह की इन्होंने डाल रखी है। मेरिट नहीं होता तो PIL एडमिट नहीं होती। इनके पास तो कानून आप भी जानते सर, इनके पास तो PIL डालने के अलावा कुछ है ही नहीं। पार्टी में जगह तलाश कर रहे हैं बेचारे, PIL डाल कर पार्टी में जगह तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल रही। चलिए छोड़िए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ 5 लाख मदरसों का इन्होंने जिक्र किया। एक मदरसा अगर ये साबित कर दें जहां अच्छा चलिए ठीक है, मदरसा नहीं है। चलिए मैं आपके एक मिनट, मैं कह रहा हूं सारे नहीं, एक मिनट सुनिए। फिर स्रोत क्या है? फिर कौन सी किताब पढ़ा रही है इनको? ये सवाल समझ रहे हैं आप? एक मिनट सुनिए मेरा सवाल, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए पूरा। बताइए। फिर ये कौन सी किताब है? इनकी कौन सी किताब है? क्योंकि ये तो इस्लाम के नाम पर ही हो रहा है सर, आप भी मानते हैं। ये गलत हो सकता है, ये मिस इंटरप्रेट और गलत इस्लाम को करते हो, ठीक है, मैं आपके साथ हूं। इस्लाम शांति का धर्म नहीं सिखाता, ये सब मैं आपके साथ। लेकिन ये इन लोगों को फिर इनका स्रोत क्या है? इनको कौन सी किताब पढ़ा रही है ये सब, जिस वजह से ये सब हो रहा है? ये आप बताइए। जवाब सुनिए जी बिल्कुल। देखिए आप सिर्फ इस्लाम का नाम मत लीजिए, तमाम मजहब कोई भी हो, वो किसी का गला काटना सिखा ही नहीं सकता। कौन सा काटता है इस्लाम कोई के नहीं सिखा। देखिए मुसलमान इस्लाम का नाम लेके गलत कर सकता है, कर रहा है। हिंदू अपने धर्म का नाम लेकर गलत कर सकता है। किसने गला काट दिया? सुनिए किसने गला काट दिया? नहीं सर मैं नहीं सुनूंगा यार, कोई बात कर रहे हैं हिंदू आप नहीं सर, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं इस बात को। तो एग्जांपल भी मत दीजिए जो है ही नहीं। क्यों नहीं है? नहीं है ही नहीं, बता दीजिए कौन सा गला कटा, कौन सा गला कटा? सर मैं आपको नाम गिनाता हूँ, आप मुझे नाम गिनाइए, मैं आपको नाम गिनाता हूँ। 30 लोगों, चलिए किशन, आप बोलने नहीं देना चाहते तो फिर आप सर गलत। अश्विनी उपाध्याय को कितने अच्छे से सुना आप बैलेंस के चक्कर में हिंदुओं को मतलब पेटिए ना सर। नहीं आप मुझे सुनना चाहते हैं? नहीं मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन आप बैलेंस के चक्कर में हिंदुओं को सुनना चाहते तो मैं चला जाता। नहीं आप हिंदुओं को मतलब पेटिए। नहीं मैं हिंदुओं को नहीं लपेटेंगे आप। नहीं सर, गले कट रहे हिंदुओं के, हिंदुओं को मतलब पेटिए। आप मुझे सुनना क्यों नहीं चाहते? हाँ बोलिए आप, बैलेंस के चक्कर में हिंदुओं को मतलब। अगर जय श्री राम के नाम पर मॉब लिंचिंग होगी तो लपेटा क्यों नहीं जाएगा? तो मॉब लिंचिंग तो हिंदुओं की भी हो रही है सर। अगर ये नहीं कहा फिर आप बोल रहे हैं क्या? आप तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। 2 सेकंड नहीं बोलने देना चाहते? आप चाहते क्या भाई? त्रिलोचन, मैं तो दुलाल कुमार, 2 सेकंड नहीं बोलने देना चाहते? जिनकी मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं।
रशीदी मैं आपसे जी, ज्यादा आपको चिल्ला 10 सकता नाम हूं। गिना दूंगा। मैं आपसे साजिद ज्यादा चिल्ला रशीदी। सकता हूं। किसको बचा? मुझे बोलने साजिद दीजिए। रशीदी। मैं बचा नहीं रहा हूं किसी फिर को। मैंने पूछा आप बिला क्या- वजह मेरे ऊपर मैंने इल्जाम लगा पूछा रहे स्रोत बिला क्या वजह है? मुझे उकसाकर जो है गलत बातें निकलवाना किताब चाहते क्या है? हैं। स्रोत मैं इतना क्या है? बेवकूफ नहीं हूं किताब कि क्या है? आपकी स्रोत बातों में क्या आकर है? गलत बातें साजिद कहूंगा। रशीदी, सुनिए, किताब, स्रोत, हाँ बोलिए। अरे सुनिए एक हाँ मिनट। बोलिए। आप लोगों के अंदर बीमारी ये है कि आप जो भी पक्ष हिंदू के बीमारी खिलाफ ये है, सुनिए, ये है बीमारी जो गला काट रहे हैं। अरे फिर वही बात है। हाँ, आप बीमारी शब्द मत बोलिए आप। अपनी बीमारी बात आपको रखिए आप। बोलने की है। हाँ। आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते। ये गला काट आप बीमारी बुलाते है क्यों ये। हो हमें? हाँ, बोलिए मुझे आप। इस सवाल का जवाब दीजिए। साजिद रशीदी। जब आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते मुझे बुलाते क्यों हो? बुलाया था, मुझे लग रहा था आप इसके खिलाफ बोलेंगे। किसके? मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं तो कवर फायर उसके। क्यों मैंने दे रहे हैं बोला भाई? नहीं गला काटना गलत है। क्यों बैलेंस कर रहे हैं? मैंने हिंदू भी बोला है, कि नहीं हिंदू बोला? भी है। हिंदू नहीं है सर। मैंने हिंदू बोला, के खिलाफ एक शब्द नहीं मैंने सुनूंगा। बोला। हाँ, अच्छा बोलिए। मैं सुन लूं इस्लाम के खिलाफ? किसने बोला इस्लाम के खिलाफ? आप बोल रहे हैं। कट्टरपंथियों के खिलाफ आप बोला। बोल रहे हैं। मैंने एक शब्द नहीं बोला अश्वनी इस्लाम के उपाध्याय खिलाफ। नहीं बोला। मैंने बोला शांति का धर्म इस्लाम नहीं। अश्वनी उपाध्याय बोला। मैंने बोला शांति का धर्म इस्लाम। क्या बात आप बकवास कर रहे हैं बिला वजह? मैंने बोला शांति का धर्म इस्लाम, हाँ या ना? आप मुझे बोलने देना मैंने चाहते बोला। हैं? अरे मैं भी कह रहा हूं इस्लाम इज आप मुझे बोलने देना चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? कह रहा हूं इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। आप मुझे बोलने देना चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? साजिद रशीदी बोलिए आप। बिला वजह इंटरप्ट मत कीजिए आप। आपका कोई बोलेंगे सवाल तो- है हिंदू तो आप बोलेंगे प्यार तो से सवाल इंटरप्ट करिए, हम देंगे जवाब उसका। हिंदू- लेकिन आप हिंदू बिला वजह मतलब उकसा रहे हैं डिबेट में मुझे जी, हाँ। कि मैं ऐसी गलत बात कह दूं जिसको लेकर आप जो है चर्चा को चलिए, ठीक है, जो है उकसाए वो आप। कर लें। चलिए, पूरा सुनिए करिए, मेरी पूरा बात। करिए। जब तक टीवी पर बैठकर अश्वनी उपाध्याय जैसे लोग मुसलमान के खिलाफ ये इस्लाम के खिलाफ बोलते रहेंगे इसका कोई निवारण नहीं है। ये सुन लीजिए आप। मैं मतलब डंके की चोट कह रहा हूं। साजिद रशीदी, आपको जब पता तक है आप आप- क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल आप जस्टिफाई कर रहे हैं गला कटने को कि अरे क्योंकि फिर वही अश्वनी बात- उपाध्याय ऐसा बोलते हैं इसलिए सब होगा। मैं गले काटने आप को justify justify कर रहे हैं गले नहीं, कटने आप को। गलत मेरी बात को ले रहे हैं। आप फिर कह आप रहे हैं, गलत फिर ये गलत अश्वनी उपाध्याय आपने भड़काते कहा था हैं, एक मिनट इसलिए गले बोलने कट दूंगा। रहे हैं। आपने कहा था 1 मिनट बोलने दूंगा, फिर आपको हैजा हो गया। अरे तो भैया फिर गले आपको कटने हैजा को हो गया, justify फिर करेंगे आपको क्या? बीमारी लग गई। गले कटने को अरे एक justify मिनट तो करेंगे बोलने क्या? दो, 1 मिनट तो बोलने दो यार। अश्वनी उपाध्याय मुझे भड़का एक रहे हैं मिनट इसलिए भी गले बोलने कट दोगे? रहे हैं। वाह, मैं आपको भड़का रहा हूँ, गला नहीं, काटेंगे आप क्या? अश्वनी उपाध्याय की साइड मैंने आपसे 4 सवाल पूछ ले, गला काटेंगे क्या? यार छोड़ो, आप हाँ। बुलवा लो किसी को। फिर साजिद रशीदी जी, ये बेवकूफी जहालत की डिबेट नहीं करते। जहालत जाहिल ये हैं, जाहिल ये लोग हैं, जाहिल ये लोग हैं। जाना है आपको, जाइए साजिद रशीदी जी। 2 सवाल पूछ लेता हूँ कड़वे तो आपको बुरे लगते हैं। आपको बुरा लगता है, 2 सवाल मैंने पूछ लिए। ये फ्रेम दिखाइएगा, ये फ्रेम दिखाइएगा साजिद रशीदी का, ये फ्रेम दिखाइएगा। मैं आ रहा हूँ। विनोद बंसल, अब आप बोलिए। विनोद बंसल, स्रोत क्या है? विनोद बंसल, देखिए स्रोत है ये जो है ना, मेरे पास 5 दर्जन लोगों की लिस्ट है जी। साजिद रशीदी नाम तो बातें तो कर रहे थे बहुत, लेकिन नाम नहीं ले पाए। मेरे पास 5 दर्जन लोगों के नाम है इसमें। अंकित सक्सेना, हीना तरवेश, प्रशांत पुजारा, डिबेट छोड़ना बड़ा था, वो डिबेट छोड़ गए, लेकिन इसके खिलाफ बोलने के लिए कहते हैं डिबेट छोड़ेंगे। देखिए अमन जी जिसके पास तथ्य नहीं होते, सत्य मर जाता है और बौखला जाते हैं, तो उसके बाद या तो भागते हुए नजर आते हैं, गाली देते हुए नजर आते हैं। 2 ही बात है उनकी। ये देखिए, जब बौद्धिक डिबेट अगर होती है तो वो उसका जवाब दे ही नहीं सकते। ऐसे लोग जो है ना जी, न सिर्फ इस्लाम के बल्कि भारत के ऊपर एक धब्बा है। आप मुझे बताइए कि ये कब थमेगा सर? गला काट कटरता का गला कब कटेगा? खत्म होना ये सब अब हो गया ना भाई। इस इंडिया में रह रहे, कहाँ रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं भाई हम लोग। देखिए, ये चैप्टर क्लोज होगा नहीं होगा सर? ये है मेरा सवाल। बिल्कुल। आज विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमने पिछले दिनों अभी हेल्पलाइन नंबर जारी किया था हिंदुओं की सहायता के लिए। अब हम सीधा उन जमातियों को बोलना चाहते हैं जो कि इस्लामिक कट्टरवाद के साथ में और ये जो गलाकाट प्रतियोगिता के साथ खड़े हैं। ये चाहे जमायत उलमा हिंद की बात हो, दारुल देवबंद की बात हो, PFI की बात हो, SDPI की बात हो, ये सारे के सारे लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दिखाने को तो कहेंगे कि कावड़ यात्रा पर हमने जो है ना जी पानी पिलाया, उनको रिफ्रेशमेंट करवाया, और दूसरी तरफ बलीउल्लाह जैसे आतंकवादी को और वो कसाब जैसे आतंकवादियों को पैरोकारी करते हैं। उनको लीगल एड भी देते हैं, फाइनेंशियल एड भी देते हैं। आप मुझे बताइए, ये मेरे पास 6 दर्जन लोगों की सूची है अभी। और आप देखिए, अकेले राजस्थान के अंदर कृष्णा वाल्मीकि, खेमचंद महावर, योगेश जाटव, संपत भैरवा, पूजा मेहरा, गौरव प्रकाश भट्ट, सारिका, आदर्श तापड़िया, रतन सोनू साहू, ये जितने 10 मेरे पास। अंत क्या है? मैं वही कह रहा हूं, लेकिन अंत यह है हिंदू। आज हमारे विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री ने साफ कहा है कि या तो ये जिहादी तत्व अपने आप को अंकुश लगा लें, अन्यथा तो जो उग्र प्रदर्शन और हिंदू समाज अगर करने लगा तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी हिंदू समाज की नहीं होगी। तो याद रखना, हिंदू समाज एक सीमा तक ही नहीं, कानून पर भरोसा है तभी तो हम अभी तक उसको सहन कर रहे हैं।
आखिरकार कब तक हिंदू समाज सहन करेगा? और आखिरकार कब तक हिंदू को विक्टिमाइज किया जाएगा? आखिरकार कब तक इन जिहादियों को प्रमोट किया जाएगा? आखिरकार ये जिहादियों के तलवे चाटने वाली गैंग जो है वो कब तक हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण करती रहेगी? ये नहीं चलने वाला। अब हिंदू समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा, हिंदू समाज भी खड़ा होगा, शासन प्रशासन को भी जागना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता वो जिहाद के खिलाफ, इस्लामिक सोच के, वो आतंकवादी सोच के खिलाफ और कट्टरता के खिलाफ खड़ा होगा। मैं कहता हूं, और ये जो समुदाय के लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि ये कट्टरपंथियों को साथ छोड़ करके कलाम और उनको अपना आदर्श समझें। महंत नवल किशोर दास जी, मैं हमेशा कहता हूं डिबेट हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये नहीं है, ये कट्टरपंथियों की बनाम हिंदुस्तानियों की डिबेट है। ये आज सैयद जवाद भी यहां पर खड़े हैं। हम सब बतौर हिंदुस्तानी हमको इस कट्टरता से लड़ना होगा। प्रॉब्लम ये हो जाती है जब साजिद रशीदी ऐसे कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान बनाकर पर्सनल लेने लग जाते हैं। इस्लाम के खिलाफ नहीं, लेकिन कट्टरपंथी इस्लाम का नाम लेकर ये सब कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी बन जाती है कि इन लोगों को भी उनके खिलाफ बोला जाए, वरना लगता है कवर फायर दिया जा रहा है। महंत नवल किशोर दास, फिर सही जवाब आ रहा हूं। अमन जी, भगवान श्री राम ने समुद्र से मार्ग मिला, मांगा नहीं मिला। विनय ने मानत जलद जड़ गयो 3 दिन बीत, 3 दिन तक प्रार्थना की, समुद्र गरजता रहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, ये बातों के भूत नहीं है, लातों के भूत हैं। भगवान ने क्या किया, जैसे ही बाण उठाया त्राही त्राही करने लगा। अभी जैसे कहा गया कि 5000 या 5 लाख मदरसे चल रहे हैं, मैं कहता हूं हर मंदिर में गुरुकुल क्यों नहीं चल रहे? चलाओ, शिक्षा दो लोगों को, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है मन जी, ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये जितना गले काटे जा रहे हैं वो इस्लाम के नाम पे ही काटे जा रहे हैं, इस्लामिक नारे लगा के ही काटे जा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि सब लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, बिल्कुल कभी नहीं कहा मैंने। अभी जैसे कहा गया कि वो लोग भी थे जो कांवड़ियों पे फूल बरसा रहे थे, पर मैं मुसलमान भाई पानी पिला रहे हैं, नहीं भूला हूं मैं, वो उनको दर्द होता है ऐसी तस्वीरों से, ये भी नहीं भूला हूं, ऐसी तस्वीरों से ही दर्द होता है उनको। हाँ, ये जो आपने कहा अमन जी कि जो यहाँ राष्ट्र प्रेमी मुस्लिम लोग हैं, जो राष्ट्र से यहाँ के कानून मानते हैं, कुछ जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सत्य है कि 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे जो कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, उनके हाथ में खंजर देने का काम मदरसे से ही हो रहा है। ये जाकिर, ये जो 2 पकड़े गए, मान जी मैं खबर दे रहा हूं, ये जो 2 पकड़े गए ना, एक का नाम जाकिर, एक का नाम शफीक। ये जाकिर 29 साल का, शफीक 27 साल का। इनका पढ़ने की उम्र है, 29-27 साल। परंतु इनके उलेमा जो वहां मदरसों में पढ़ाते हैं, यही पढ़ाते हैं, काफिरों को मारो, काफिरों पकड़ो मारो, इनको ये करो, इनको तो क्या 24 घंटे जब व्यक्ति को कुछ बोलोगे तो क्या करेगा वो, क्या करेगा? उसका दुष्परिणाम है। और मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू ऐसे ही बंटता रहेगा, गला कटता रहेगा। आज हिंदू को एक साथ कानून के दायरे में रह करके जो प्रशासन शासन है उनको सचेत करना पड़ेगा। किस प्रकार से गले कटते रहे तो सावधान। जो कानून को संरक्षण देता है, ये हम भी देश के नागरिक हैं। अच्छा, एक सवाल है, हम ऐसे वाली तस्वीरें कब तक? वो जो दूसरी वाली तस्वीरें हैं जिसमें लोग नजर आ रहे हैं, एक बार वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मैं सैयद जवाद आपसे अगला, हाँ ये वाली तस्वीर। दोस्त क्या लोगों का? सैयद भाई मेरा एक सवाल है, सैयद जवाद आपसे, नहीं होगा। एक मिनट सैयद जवाद, मेरा एक सवाल है। आज प्रवीण की हत्या हुई, हिंदू समाज सड़कों पर है। अच्छा नहीं लगता अगर ये तस्वीरें मुस्लिम समाज की होती और मुस्लिम समाज सड़कों पर होता? आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, आज मुस्लिम समाज सड़कों पर होता, आप जैसे भाई रशीदी जैसे आप लोग सड़कों पर होते और तस्वीरें आ जाती कि देश का मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा है गला काट कट्टरता के खिलाफ, प्रवीण की हत्या के खिलाफ, उमेश की हत्या के खिलाफ, कन्हैया की हत्या के खिलाफ। ये तस्वीरें होनी चाहिए थी और नहीं हुई। अच्छा लगता आपको भी? ये जो आज ये हिंदू भाई हैं, ये क्यों है? ये मुस्लिम भाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? देखिए अमन भाई, हाँ या ना बताइए, अच्छा लगता ना? मुझको बोलने दीजिए, पूरा मौका दे दीजिए कि मैं बहुत शालीनता से सुनता हूँ और अपनी बात भी रखता हूँ। देखिए, जो भी ये घटना है बेइंतहा निंदनीय है और जो मौजूदा सरकार है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है इसकी कि उनका बहुत बड़ा फेलियर है। अभी जब राजस्थान के अंदर घटना होती है, तमाम बड़े बड़े उल्मा, तमाम बड़ी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम जितने बड़े बड़े आप देखेंगे मौलाना थे, सब ने एक ही आवाज़ में एक ही बात बोली कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। राजस्थान के अंदर जब घटना होती है तो वो राजस्थान सरकार का फेलियर होता है, वो वहाँ की मुख्यमंत्री का फेलियर होता है, मौजूदा सरकार का फेलियर होता है। अब कर्नाटक के अंदर घटना होती है, वहाँ पे किसकी सरकार है और किसका फेलियर है?
बताएगा कोई? आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3-4 लोग हैं, वो भी मैं जानता हूं। आज जो कट्टरता फैल रही है देश के अंदर, मैं बार बार इस चीज को अमन जी हर एक टेलीविजन पे कहता हूं, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जात के नाम पे हो, पंथ के नाम पे हो, कट्टरता देश के लिए नहीं अच्छी होती। और आप बात कर रहे हैं कट्टरता कहां से आती है और कैसे निकलती है, उसकी सोल्यूशन भी बात करें। आज बहुत अच्छा आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस पे मैं एक मिनट और के पास आ रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं। सवाल ले लीजिए। ये जो भीड़ है, जब राजनीति ये जो तस्वीरें हैं, एक मिनट के अंदर, जब राजनीति के अंदर जवाब एक सवाल ले लीजिए, प्रयोग करा जाता है और धर्म के आधार पर राजनीति जो है अपनी चमकाई जाती है, तब कट्टरता बढ़ती है। जब जात के आधार पर, जब जात के आधार पर राजनीति बढ़ाई जाती है, तब कट्टरता आती है। एक मिनट सही जवाब एक सवाल ले लूं मैं आपसे, आप बोलिएगा। एक सवाल ले लूं। अच्छा, आप सवाल लीजिए। बिल्कुल, मुझे लगता है, एक मिनट, आज आपके पास सवाल को बहुत गंभीरता से सुनिएगा, जितने भी लोग देश नहीं झुकने देंगे। अगर ये नफरत की राजनीति की दुकान इन लोगों ने खोल रखी है, ठीक है, बकौल सही जवाब, ये राजनीति की दुकान पर इतना बड़ा ताला लगा सकते थे मुसलमान समाज प्रवीण की हत्या के खिलाफ सड़कों पर आकर, हाँ या ना? सुनिए, सड़क पर सुन लीजिए, सड़क पर आना, अपनी बात को रखना, विरोध प्रदर्शन करना बिल्कुल संवैधानिक तौर पे हर किसी का हक है। क्यों नहीं आए? और मैं यहाँ पर चाहे रशीदी आना चाहिए था, हाँ या ना? अरे सुनिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। यही मैं जानना चाह रहा था। दूसरी चीज अगर मैं अपनी बात रख रहा हूं और उस चीज को कंडेम्ड कर रहा हूं कि भाई ये जो समस्या इस देश के अंदर कट्टरता की है, इसका जो है निवारण सरकारों के पास है, लेकिन नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पॉलिटिकल फायदा किसको होता है तो हम देखते हैं। सुन लीजिए। अच्छा, ये बताइए, गांधी जी की जिसने हत्या करी वो कट्टर आदमी था या नहीं था? आप बताइए। इंदिरा गांधी जी की जिसने हत्या करी वो कट्टरता थी या नहीं थी? आप बताइए कि राजीव गांधी जी की हत्या हुई, मुझे पता था। हम पूछते कन्हैया के कन्हैया का गला काटने की योजना कहाँ बनी, ये भी बता दो। लिंचिंग कर देंगे? नहीं, ये बताओ ना। नहीं, वो तो आपका काम है, वो आपका काम है। जिहाद करना आपका काम, मेरा काम नहीं। आप बताओ। नहीं, आपको क्या है, यही तो बात है। गला काटते रहोगे, कुछ कहोगे। वैसे अगर कट्टरता का इतिहास पढ़े ना, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, बस आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक। सही है जवाब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। एक मिनट, मान ऑडियो बंद। सही है जवाब, बस एक आपने क्योंकि गांधी के हत्यारे का जिक्र किया, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। गूगल करिएगा, अब्दुल राशिद, स्वामी श्रद्धानंद की जिसने हत्या करी थी, गूगल करिएगा कौन है, पता भी नहीं होगा। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जिसने की थी, अब्दुल राशिद। आजाद भारत का पहला आतंकवादी अब्दुल राशिद था। वो कौन था, क्या था, पढ़िएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर। इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। तो बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पर सामने आ रही है राजस्थान के जोधपुर से। जल भराव का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, सेना यहाँ पर पहुंची है। लगातार बीजेपी के सांसदों की तरफ से माफी की मांग की गई थी। खेल की बात करें तो और कई नाम सामने आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों बरकरार रखा है। हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। से एक ही झटके में बर्बाद कर देंगे। यानी वो वक्त आने वाला है जब एलएसी के पास भारत के स्वॉर्म ड्रोन चीन की नाक में दम कर देंगे और लगातार भारत को उकसाने वाली हरकत कर रहे चीन को सबक सिखाएंगे। चीन ने 2020 में झुंड में सैकड़ों की तादाद में हमला करने वाले स्वॉर्म ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया था, जिसका जवाब भारत ने अगले साल यानी 2021 में दिया था और दिल्ली में हुई सेना दिवस की परेड में देसी स्वॉर्म ड्रोन का दम दिखाया था। इस परेड में कई ड्रोन एक साथ आसमान में नहीं उड़े, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि वो कैसे दुश्मन के इलाके में घुसकर अपना टारगेट पहचान सकते हैं और पलक झपकते ही उसे खत्म कर सकते हैं। 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में भी देसी ड्रोन की काबिलियत दिखाई गई थी, जिसके बाद यह साबित हो गया था कि भारत के स्वॉर्म ड्रोन
चीन में घुसकर उसे चकमा देने के काबिल हैं। मतलब ऐसी जगहें जहां जवानों का पहुंचना मुश्किल है, वहां ये ड्रोन पहुंच जाएंगे और पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। मतलब एलएसी के पास जहां चीन की सेना भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर भारत के सैनिकों को परेशान कर सकती है, वहां पर भारत के देसी ड्रोन की तैनाती भारतीय सैनिकों के लिए वरदान होगी। यही वजह रहेगी चीन को जवाब देने की तैयारी में जुटी भारत सरकार ने सेना के लिए स्वदेशी स्वॉर्म ड्रोन खरीदने का फैसला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और फैसला किया गया कि सेना के लिए भारत की कंपनियों से 28,732 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे, जिनमें स्वॉर्म ड्रोन के अलावा खतरनाक बंदूकें, बुलेट प्रूफ जैकेट और कोस्ट गार्ड के लिए 14 तेज रफ्तार वाली नाव भी शामिल है। लेकिन इनमें सबसे खास हैं स्वॉर्म ड्रोन, क्योंकि गलवान हिंसा के बाद चीन अपने जिन हथियारों पर इतरा रहा है उनमें स्वॉर्म ड्रोन भी शामिल हैं। उसने इनके परीक्षण के बाद दुनिया भर में ढोल पीटा था, लेकिन भारत ने अगले साल ही अपने स्वॉर्म ड्रोन आसमान में उतारकर चीन को चुप करा दिया था और अब तो उन्हें सेना के लिए खरीदने की तैयारी भी हो चुकी है। हालांकि अभी यह नहीं पता कि स्वॉर्म ड्रोन कितनी तादाद में खरीदे जाएंगे, लेकिन यह पक्का है कि सेना के पास स्वॉर्म ड्रोन आते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि एलएसी के पास भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहे चीन को ये ड्रोन अच्छा सबक सिखा सकते हैं। सेना इनसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और जासूसी कर सकती है और चीन की हर चाल पर नजर रख सकती है। बड़ी बात है कि ये नई तकनीक नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना किसी इंसान के संपर्क में आए जंग लड़ना सिखाती है। वैसे ये तकनीक चीन के पास भी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत के स्वार्म ड्रोन चीन के स्वार्म ड्रोन की टक्कर के हैं। यानी ड्रोन तकनीक में भारत और चीन के बीच कांटे की टक्कर है। वैसे अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन के पास पहले से स्वॉर्म ड्रोन हैं, जिन्हें वो लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन अब भारत ने भी जंग के इस नए हथियार में हाथ आजमाना शुरू कर दिया है और पिछले 2 साल में अपनी ड्रोन की ताकत दुनिया को दिखाई है, जिससे चीन टेंशन में है। उधर रूस की नौसेना की परमाणु पनडुब्बी पर जेड का निशान दिखने से हड़कंप मच गया। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो उस वक्त रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर जेड निशान बने हुए थे, जो आगे चलकर यूक्रेन तो क्या कट्टरता के बारूद पर है इंडिया? गलाकाट कट्टरता का अंत कब? नुपुर के समर्थन में कन्हैया गए, कन्हैया के समर्थन के बाद गए प्रवीण। अब आगे क्या, इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे साथ महानवल किशोर दास जी हैं, अखाड़ा परिषद है। विनोद बंसल मेरे साथ है वीएचपी से। सैयद जवाद है, सोशल पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। और मौलाना साजिद रशीदी जी दोबारा से आ गए हैं डिबेट में। मौलाना साजिद रशीदी, अब आप अपनी, हाँ अब आप क्या चीज, अब अपनी बुला लिया गया है। हाँ बुलाया गया, बिल्कुल। इसमें क्या है, बोलिए साजिद रशीदी, आप अपनी बात रखिए, बोलिए। देखिए, मैं पहले भी कहना चाहता था, जब तक टीवी पर बैठकर ये लोग जहर उगलना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक इन तमाम चीज़ों का समाधान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इससे जो है आदमी प्रोवोक होता है। हम जब यहाँ खड़े होकर डिबेट करते हैं तो मेरा समाज या मेरे मुखालिफ जो समाज है उस पर जो असर जाता है मेरी बातों का, वो बहुत गलत जाता है। इसलिए हमें टीवी पर बैठकर बहुत संभल कर, मैं कभी दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कभी हिंदू समाज के खिलाफ नहीं बोलता, न हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता हूँ। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मेरी बात को बहुत लोग फॉलो करते हैं और वो फॉलोअर जो जब मेरी बातों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर असर जाता है। मैं भी इस तरह की बातें बोलूंगा तो उसका गलत असर जाएगा। इसलिए अश्विनी उपाध्याय जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बोलो, लेकिन इस तरह की बेबुनियाद बातें, जैसे आपने कह दिया कि 5 लाख मदरसे चल रहे हैं, एक भी मदरसा ऐसा नहीं। मदरसे 2 तरह के हिंदुस्तान में, मैं आपको बता देना चाहता हूं अमन। एक वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं। एक वो मदरसे हैं जो सिर्फ मुसलमानों के चंदे पर चलते हैं। जो मुसलमानों के चंदे पर चलते हैं, मैं फिर कहता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उनमें सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, उनमें सिर्फ लोगों को नमाज सिखाई जाती है, उनमें सिर्फ लोगों को दीन सिखाया जाता है। इसके अलावा अगर एक भी मदरसा आप साबित कर दें, मैं गुलाम बनने को तैयार, जो आप कहो मैं सजा लेने को तैयार, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन इस तरह की बेबुनियाद बातें इस्लाम के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, आप क्या चाहते हैं कि अमन कायम हो जाएगा देश में? अमन कायम नहीं होगा जब तक हम मीडिया, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों डांटा है मीडिया को, क्यों फटकार लगाई है? इसलिए लगाई है कि आप जो है डिबेट, खबरें नहीं पहुंचा रहे हैं आप लोगों तक, आप लोगों तक झगड़े पहुंचा रहे हैं, आप लोगों तक वो बातें पहुंचा रहे हैं जिससे कोई भी समाज प्रोवोक हो रहा है। और प्रोवोक होने का नतीजा कुछ भी निकल सकता है। किसी भी समाज से एक आदमी खड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल सकता हूं, बोलिए। अच्छा, प्रोवोक होते हैं तो ये सब हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, सर हिंदू समाज क्यों नहीं प्रोवोक होता है? जो मैं एक सवाल 1 मिनट कंप्लीट कर लेता हूं।
माँ काली को लेकर क्या जो थी, माँ काली को लेकर क्या कुछ किया गया? सुनिए पूरा सवाल। किसने कहा? पूरा आप पूरा बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका। स्क्रीन पर दिखाइए भाई, सबको दिखाइए स्क्रीन पर। साजिद रशीदी जी, सवाल मेरा ये है, आपने बोला हमारे समाज में, आपने एक्सेप्ट किया हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और ये सब चीजें हो जाती है। एक मिनट पूरा बोलने दीजिए। पहले तो आपका एक कन्फेशन कि आपके समाज में ऐसे लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2 सर, हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए मैं एग्जाम्पल देने आऊंगा तो प्रभु राम से लेकर माता सीता का अपमान से लेकर मां काली का सब कुछ हुआ। क्या इस तरह की कोई गर्दनें वगैरह कटी? नहीं कटी। तो प्रोवोक एक ही धर्म के लोग क्यों और कैसे हो जाते हैं? नंबर 1, आराम से सवाल सुनिएगा। नंबर 1, अश्विनी उपाध्याय की बात आपको बुरी लगी, हो सकता है आपकी बात भी किसी को बुरी लगे उनके समाज से, लेकिन यहां गारंटी है कि वहां उनके समाज में ऐसा कोई नहीं है। ये डिफरेंस क्यों है? इस डिफरेंस को क्या आप मानते हैं? साजिद रशीदी जी, एक एक करके बात रखेंगे, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय जाऊंगा। एक मिनट। कोई भी समाज, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, जो धर्म के नाम पर दुकानें चलाते हैं। एक वो होते हैं जो खालिस धार्मिक होते हैं। कुछ लोग सियासी लोग होते हैं। ये 3 तरह के जो लोग हैं, 3 तरह के लोग अपनी तरह की आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं और इन तीनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको भी समझने की जरूरत है। जो लोग इस तरह की बातें इस्लाम को लेकर करते हैं, जैसे कन्हैया को की गर्दन काटी गई, ये प्रवीण की काटी गई, आप मुझे बताइए मुस्लिम समाज के किसी एक आलिम ने किसी मदरसे से कोई ऐसी आवाज उठी कि इसने अच्छा किया? हाँ, मैं बताता हूं आपको 10 बिल्कुल नहीं उठी। मैं बोलूंगा, आप गलत बोल रहे हैं। मैं नाम गिनाऊंगा ना। बताइए। पुलिस केस सरवर चिश्ती से लेकर उनके बेटे गौहर चिश्ती, उनके भतीजे, सबने बोला 17 जुलाई को। सुनिए बयान, सुनिए आदिल चिश्ती, मेरा बयान सुनिए। आप मैं बोलूं? नहीं, वो है मैं बोलूं मदरसे का जिम्मेदार है? नहीं, मैं बोलूं किसी ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदार है? मैं बोलूं अब? या मुस्लिम पहले उनके भतीजे का 17 तारीख को बयान आया सर तन से जुदा, 17 तारीख को। 21 तारीख को उमेश कोल्हे हुआ और फिर 27-28 तारीख को कन्हैया हुआ। नंबर 1। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हो गया साजिद रशीद, आपने बहुत देर बोल लिया, लेकिन पहले अब अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे। पहले अश्विनी उपाध्याय, अब नहीं, अब साजिद रशीद आपने 4 मिनट बोला। मैं आग्रह करता हूं ऐसे लोगों के सर से तन जुदा कर दीजिए। मैं आग्रह करता हूं, क्या कह रहे हैं आप? जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं सर तन से जुदा करने की, सरकार को चाहिए उनको फांसी दे। क्यों नहीं फांसी देती सरकार? चलिए अब अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे। उन्होंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला अश्विनी उपाध्याय ने। अब आप भी इसी गरिमा का पालन करेंगे। अश्विनी उपाध्याय आप बोलिए, फिर मैं जहां तक मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है उसको आरिफ मोहम्मद खान साहब का इंटरव्यू देख लीजिए। इस देश के सबसे बड़े स्कॉलर हैं, भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वर्तमान में महामहिम राज्यपाल हैं। उनका आप सुन लीजिए और उनको मत सुनिए। पाकिस्तान के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बाकी और देशों में हैं, वो आपको बताएंगे। एक बात आई कि भाई ठीक है यहाँ पे हिंदू उकसा रहे हैं इसलिए अशांति है। मैं बहुत विनम्रता से पूछता हूं, पहली बात तो मैंने हिंदू मुसलमान का नाम लिया नहीं था। मैंने शुरुआत में ही कहा था जब से पृथ्वी बनी है तब से 2 संस्कृतियों में टकराव है। एक सर्वधर्म संभाव, दूसरी एको हम द्वितीयो नास्ति। इस 2 सोच में टकराव है। मैं आता हूं, तुर्की अशांत है, कोई हिंदू नहीं वहां पे। यमन में कोई हिंदू नहीं फिर भी अशांत है। कांगो में कोई हिंदू नहीं फिर भी अशांत है। ईरान में कोई हिंदू नहीं फिर भी अशांत है। इराक में हिंदू नहीं है फिर भी अशांत है। सूडान में हिंदू नहीं फिर भी अशांत है। इजिप्ट में हिंदू नहीं फिर भी अशांत है। सीरिया में हिंदू नहीं फिर भी अशांत है। बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, खत्म होते होते 7% बचे हैं। फिलीपींस में हिंदू नहीं फिर भी अशांत है। सोमालिया में हिंदू नहीं फिर भी अशांत है। नाइजीरिया में हिंदू नहीं फिर भी अशांत है। पाकिस्तान में 25% थे, अब केवल 1% बचे हैं फिर भी अशांत है। अफगानिस्तान में सारे हिंदू खत्म हो गए फिर भी अशांत है। बता देता तो अशांति कहां से आ रही है? उसके मूल कारण पे कोई नहीं जा रहा। अशांति के अस्थायी समाधान की बात कोई नहीं कर रहा है। ये मीठा झूठ कब तक चलाओगे भैया? ये कड़वी बात कहने में क्या दिक्कत है? जिहाद की आप बात मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए जो अफगानिस्तान में कौन मर रहा है? एक बार सुनिए, सीरिया में कौन मर रहा है? इराक में कौन मर रहा है? सुन लीजिए, इजिप्ट में कौन मर रहा है? सूडान में कौन मर रहा है? हिंदू मुसलमान मर रहा है, मुसलमान मर रहा है और फिर भी जिहाद हो रहा है। मुसलमान मर रहा है फिर भी जिहाद हो रहा है। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है भाई? जिहाद के नाम पर अश्विनी उपाध्याय कंप्लीट करिए, फिर विनोद बंसल बोलेंगे। पहले अश्विनी उपाध्याय कंप्लीट करेंगे, फिर विनोद बंसल बोलेंगे। अश्विनी उपाध्याय, सबको ऑडियो बंद, एक एक करके। हाँ, मैं तो बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ साजिद भाई, मैं इसको हिंदू मुसलमान का विषय कहीं वही तो नहीं समझ में आ रहा ना। इस्लाम की स्थापना मैं अभी साजिद रशीदी आपको डिबेट जब छोड़ के गए ना, मैंने एक बात बोली, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये लड़ाई कट्टरपंथियों बनाम हिंदुस्तानियों की है।
हिंदू मुसलमान है ही नहीं। इराक में कहा भाई मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। साजिद रशीदी, सूडान में कहा साजिद रशीदी, मैं भारत मुल्क गिनवाए हैं, मैं अब आपसे उसमें हिंदुस्तान कहां से आ गया? मैंने अभी एक सवाल पूछा, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। मेरा समझो ना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने सैयद जवाद से एक सवाल पूछा था, मैं आपसे भी पूछता हूं। प्रवीण की हत्या हुई, उमेश कोले की हत्या हुई, कन्हैया की हत्या हुई, उदयपुर हुआ, ये सब कुछ हुआ। ये कर्नाटक की तस्वीरें हम देख रहे हैं। मुस्लिम समाज भी तो ऐसे सड़कों पर उतर सकता था। मुस्लिम समाज भी प्रवीण की हत्या के खिलाफ, गला काट कट्टरता के खिलाफ उतर सकता था। मैं जवाब दे दूं? उदयपुर के खिलाफ उतर सकता था। मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए, एक मिनट, हाँ बोलने दीजिए। मैं जवाब दे देता हूं। मैं ये कहता हूं, किसी भी समाज से कोई भी आदमी उठकर इस तरह की हरकत करे, उसको फांसी देना सरकार। नहीं आप तो फिर दे फांसी उसको सरकार। अच्छा, मैं सरकार में हिम्मत होनी चाहिए रोकने की। तो फिर नुपुर के स्टेटमेंट में क्यों सड़कों पर उतरे थे? मुझे ये बताइए, ये सारे काम आप ही ने बताया कि नुपुर शर्मा की उसमें हिमायत में कन्हैया आया तो गर्दन कट गई। आप मुझे बताइए, नुपुर शर्मा आज तक जेल में क्यों नहीं है? तो अच्छा, तो जब उसकी वजह से मर्डर पर मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, तो नुपुर शर्मा जेल में क्यों नहीं है आज तक? आप जवाब दे दीजिए उसका। मैं जवाब देता हूं। अगर सरकार उसको जेल में डाल देती तो मैं समझता हूं शायद ना होता। विनोद बंसल अब बोलेंगे, मैं इसलिए आपको साजिद रशीदी, मेरा बस फर्क खत्म करने का मकसद था। नुपुर शर्मा को जेल में डाल, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए साजिद रशीदी। नुपुर के बयान के विरोध में आप लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन उदयपुर के खिलाफ क्यों नहीं उतरे? उसकी हिमायत, प्रवीण के खिलाफ क्यों नहीं उतरे? नुपुर शर्मा की हिमायत में क्यों आ रहे हैं आप मुझे बता दीजिए ना। मैं नुपुर के बयान को कंडेम तो सबने किया था, फिर भी क्यों उतरे थे आप? प्रवीण के खिलाफ क्यों नहीं उतरे? एक बार जेल में होना चाहिए। क्यों उतरे आप उदयपुर के खिलाफ, कर्नाटक के खिलाफ? ये कोर्ट रोजाना हिंदुओं के खिलाफ बोलते हुए जेल में होना चाहिए कि आपकी वजह से के खिलाफ जो तैयार करना है वो भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है, वो क्यों नहीं होना चाहिए? फिर रोज हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते हुए जेल में होना चाहिए, वो क्यों नहीं जेल में? सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और आप कह रहे हैं कि मुसलमान कर रहे हैं। मोहम्मद गौस की कोई गला कौन काट रहा है? कट्टरपंथियों की गलती नहीं थी भाई, ये तो बयान की वजह से हो गया, बयान की वजह से। कोर्ट ने कहा विनोद बंसल अब आप बोलेंगे, क्यों ना माना जाए? विनोद उदयपुर आपकी वजह से। विनोद बंसल अब आप बोलेंगे। विनोद बंसल एक देखिए, विनोद बंसल। अमन जी 2-3 बातें बड़ी महत्व की हैं। देखिए जो नूपुर शर्मा से मामला शुरू हुआ, ये कहना चाहते हैं ना जी। मैं कहता हूं नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो उसका निर्णय कोर्ट करेगा या सरियाई कानून कहेगा, एक बात। दूसरी बात यह कि उस नूपुर शर्मा की गला काटने के लिए जिन लोगों ने सर तन से जुदा करने की बात की थी, या जो उसको मारने की अभी भी धमकी दे रहे हैं, मारने पर उतारू हैं, उनके विरुद्ध ये प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा जो आपकी टीवी चैनल की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है? आखिरकार ये इस्लाम जो है, इस्लाम को अगर नूपुर शर्मा की जान कोई कीमत है कि नहीं है? मैं कहता हूँ एक महिला, ये भारत की एक होनहार बेटी है, उस बेटी के खिलाफ आप मत बोलिए, जिहाद मत फैलाइए, चैनल पर जिहाद मत फैलाइए। इस्लाम के खिलाफ कहाँ बोले भाई? इस्लाम का नाम गला काट रहे हैं लोग। शरिया चल रही है इस्लाम का नाम इस्लाम के खिलाफ हिंदुस्तान में, क्या शरिया चल रही है? इस्लाम के खिलाफ हो जाती है। विनोद बंसल, शरिया क्यों चल रही है? इस्लाम के खिलाफ बात हो रही है। अगर कोई भी कुछ सच्ची बात करे तो इस्लाम के खिलाफ हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं, जो अगर सच्ची बात करे, नियम की बात करे, अगर देखिए मोहम्मद जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है आज आपकी डिबेट को क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि पत्थरबाज लोग जो है ना, लगातार एक तरफ फूल बरसाने की बात आती है तो चिड़चिड़ाते हैं, जब ये पत्थर बरसाते हैं तो ये शांत रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार क्या नूपुर शर्मा को जीने का अधिकार नहीं है क्या? उनकी जान क्या जिहादी ले लेंगे क्या? नंबर 1, नंबर 2 दैट कि आखिरकार टोपी पहन के पत्थर फेंक रहे तो क्या करें? मतलब हर मुसलमान को टोपी पहन के गला काट रहे तो क्या? हर मुसलमान को आतंकवादी कहेंगे आप? किसने जो कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है। जैसे आप चलाते हैं इस्लाम के नाम पर गला काट रहे हिंदुस्तान में शरिया कानून चल रहा है, ये शरिया चिल्लाते हैं। हिंदुस्तान में शरिया कानून किशोर दास, अगर कोई शरिया कानून लाने की बात करता है, कह रहे हैं साजिद रशीदी, अगर इस्लाम नहीं सिखाता ये सब, ठीक है, इस्लाम नहीं सिखाता ना, इस्लाम नहीं सिखाता ये सब, तो फिर नहीं सिखाता, तो फिर क्यों नहीं उतरते सड़कों पर कट्टरता के खिलाफ? अरे हम क्यों नहीं उतरते उदयपुर के खिलाफ? हम क्यों नहीं उतरते प्रवीण के हत्या के खिलाफ? क्यों नहीं उतरते उमेश कोले के हत्या के खिलाफ? खड़े होकर कह रहे हैं ना, खड़े होकर कह रहे हैं ना, उनको हमारी बातें नहीं सुन रहे आप। हम टीवी पर खड़े होकर कह रहे हैं वकील देंगे, ये गलत है, ये इस्लाम नहीं है। अच्छा, गलत तो नुपुर का भी बयान था, क्या करें हम इसके अलावा क्या करें? पुलिस की लाठियां भी खाएं? तो नुपुर का बयान हम बोल रहे हैं ना, आपने एक बार नहीं बोला कि नुपुर जेल में होनी चाहिए। नुपुर का बयान बोलिए ना, आप तीनों में से नवल किशोर जी भी बोले कि नुपुर की वजह से सारा फसाद हो रहा है।
कोर्ट ने भी इसको माना है। हम तो नहीं जेल में नहीं है, उसने ये एक प्रश्न के उत्तर में वो कहा। आपको लग रहा है उकसावे में गले कट जाते हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा आपको गलत है, उसमें क्या है? ये गलत है। पर जेल में जाएगी कोर्ट क्या करेगा? से जिस वजह से होते हैं उनकी जड़ में जाया जाता है। अच्छा, उनकी तह में पहुंचा जाता है। ये हाथ से हुए क्यों है? शांति का अच्छा, एक लेकिन आप तह में पहुंचना नहीं चाहते। ऑडियो बंदा सबका। मैं एक सवाल लूंगा साजिद रशीदी ध्यान से। अभी आप और हम बात कर रहे हैं, उकसावे में आकर मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा, 20 सवाल। उकसावे में आकर आपने कुछ गलत कर दिया, जिम्मेदार मैं या आप? कानून पूछेगा ना उसको, क्यों किया आपने? आप मतलब आप और मैंने देश में कानून है कि नहीं? किसी को कुछ अरे देश में कानून है कि नहीं? आप देश में कानून है कि जिम्मेदार नहीं? मैं या आप? पूछेगा कानून। सीधा सा सवाल है भाई, अगर किसी सीधा सा सवाल है। अश्वनी उपाध्याय लॉयर है, बता देंगे। अभी मैंने आपसे 10 सवाल पूछे, आपने गुस्से में आकर कुछ कर दिया, मेरे उकसावे में जिम्मेदार मैं या आप? ना तो सरकार कमजोर है, ना हमारी इंटेलिजेंस कमजोर है, ना हमारी एजेंसियां कमजोर हैं। जहां स्रोत चलता है देखेगी सरकार उसको। स्रोत बता दो, बता दो आप कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? बता दो मदरसे बोलेंगे। उसके बाद सैयद जवाद। बहुत सिंपल सा सवाल है भाई, मैंने उकसाया, इन्होंने कुछ गलत कर दिया, तो ये जिम्मेदार होंगे, मैं जिम्मेदार हूंगा, ये होंगे ना भाई? कानून देखेगा ना। अच्छा, कानून देखेगा, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक मिनट, पहले महंत नवल किशोर दास, उसके बाद सैयद जवाद। महंत नवल किशोर दास। देखो, रशीदी जी ने आज बिल्कुल स्पष्ट यहाँ तय कर दिया कि भाई तुमने हमारे खिलाफ कुछ बोला, जिन्होंने सपोर्ट किया उनके हमने गर्दन कटवा दी। अब आपके ऊपर है, अब हिंदू नहीं निकल रहा है तो उसमें इनकी क्या गलती है? इन्होंने तो स्पष्ट कहा है, इन्होंने तो स्पष्ट कहा कि हमारे खिलाफ बोलेगा, हमारी आस्था का कोई अपमान करेगा, अगला काट। इन्होंने फुब्बारा कहा, क्या क्या नहीं कहा, काल्पनिक कहा। हिंदू ने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि हिंदू कानून में विश्वास रखता है। पर फिर मैं कह रहा हूं कि आज कहीं ना कहीं हिंदू को पुराणवादी माना जा रहा है। जब तक हिंदू बटा रहेगा, गड्ढे कटते ही रहेंगे। ये खुला इल्जाम है इन लोगों का। दिन दहाड़े बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और हिंदू कानून को मानता है। गला काट देंगे। दिन दहाड़े बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और हिंदू कानून को मानता है। दिन दहाड़े मॉब लिंचिंग हो रही है और हिंदू कानून को मानता है। वाह, इस्लाम यही सिखाता है इनको, मदरसे यही सिखाते हैं। दिन दहाड़े मस्जिदें टूट रही है और गले काटो। अब मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की और आप कानून को मान रहे हैं। नहीं क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये तो इस्लाम को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं, कानून को तो मानते नहीं, संविधान को तो मानते नहीं। दहाड़े मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, फिर भी कानून मान रहे हो। 30,000 दहाड़े मॉब लिंचिंग हो रही है, फिर भी कानून मान रहे हो। 30,000 बहुत अच्छी बात है। 30,000 अरे किसने लाखों लोगों की चोटियां मैंने तोड़े? हिंदू मैंने तोड़े? होता मैंने तोड़े? तो आज हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। हिंदू राजाओं ने भी सैयद जवाद, क्या ये जस्टिफिकेशन आपको हजम हो रही है? अब एक मिनट, ऑडियो बंद। क्या ये जस्टिफिकेशन आपको हजम हो रही है? क्योंकि भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि अगर हिंदू राजाओं पे बात आई है तो जस्टिफिकेशन पे आ जाओ। क्या तरीका है डिबेट का? आप नहीं टिकोगे, नहीं टिकोगे। क्या तरीका है डिबेट का? सैयद जवाद, क्या मान जी एक मिनट रुक जाइए, मैं सैयद जवाद एक मिनट सवाल है। सैयद जवाद मेरा एक सवाल है, एक मिनट मान जी एक मिनट। क्या तरीका है अमन जी डिबेट का? काटे जा रहे हैं, आपका चुप रहो। दुनिया देख रही है, गले कटवाते रहे, सारी दुनिया देख रही है। अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, गला काट दो। क्या है? जय श्री राम के नारे लगा के तो गले कटे हैं। अल्लाह अकबर का किसी ने गला नहीं काटा। अमन जी बिला वजह के इस्लाम पर बात मत करो। नवल किशोर जी, इस्लाम पर बात मत करो। यहाँ धार्मिक डिबेट नहीं है, ये धार्मिक डिबेट नहीं, माफ कीजिएगा, नहीं ये धार्मिक डिबेट नहीं है। धार्मिक डिबेट नहीं है, आप बात कीजिए उस पर जो डिबेट है। अरे बिला वजह की बात मत कीजिए, उकसाने वाली बातें मत कीजिए, यहाँ बैठकर क्या होगा फिर? अच्छा एक मिनट, उकसाने वाली बातें मत कीजिए। तो क्या होगा फिर? सारे हैं तो क्या होगा? साजिद रशीदी, आप उकसाने वाली बातें मत कीजिए। आप धर्म गुरु हैं, यही सत्य है, धर्म गुरु हैं, यही सत्य। क्या धर्म यही सिखाता है आपको? हमारा धर्म नहीं, आपका धर्म सिखाता है। आपका धर्म यही सिखाता है? हमारा धर्म तो सर्वभौम। आप धर्म गुरु, आपका धर्म यही सिखाता है। आप डिबेट को न्यूट्रल करवाएंगे नहीं करवाएंगे? समाज को प्रोवोक करो, अमन के कहने पर डिबेट को नॉर्मल करवाएंगे नहीं करवाएंगे? सबका ऑडियो बंद है भाई, मुझे माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। देखिए सीधी सी बात है, देखिए मुद्दा ये है कि जब से डिबेट शुरू हुई है, अब ऑडियो बंद है सबका। अब एक मिनट, मैं अश्विनी उपाध्याय आपके पास आऊं, लेकिन पहले मैं जाऊंगा
पहले मैं सैयद जवाद आपके पास आऊंगा। सैयद जवाद, क्या जो डिबेट जब से शुरू हुई है, साजिद रेशीदी जी शुरुआत से कह रहे हैं प्रोवोक किया, उकसाया, उकसाएंगे, भड़काएंगे, प्रोवोक करेंगे, तो ये सब होगा, क्या ये जस्टिफिकेशन आपको हजम हो रहा है? अमन भाई, आपने बोला ना भाई, आपने बोला ना उकसाते क्यों हैं, भड़काते क्यों हैं, प्रोवोक क्यों करते हैं? सैयद जवाद, अमन भाई न्यूट्रल, सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद आप बोलेंगे, सैयद जवाद आप बोलेंगे, ऑडियो बंद, सैयद जवाद। देखिए क्या है अमन, अभी शायद जो है महान जी जो है थोड़ा आवेश में आकर कुछ बातें भूल गए कि जो है उकसावे की बातें। मैं सैंपल से दो मैं पूछ रहा हूँ, ये जो धर्म संसद थी ये लग रही थी, इसमें कौन लोग थे और कौन लोग कट्टरता किए? आपने विरोध किया, हमने विरोध किया। कौन लोग थे? हमने विरोध किया उसका। वो कट्टरता किसने सिखाया? कौन लोग थे? और वो कौन था जो बच्चियों के बलात्कार के समर्थन की बात कर रहा था? वो कौन था? कौन था बताइए, कौन था? हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई नहीं बोलता। बोलते हैं धर्म संसद लगी, किसी धर्म संसद में और सबने देखी। सुनिए, विश्व परिषद ने अभी तक कई धर्म संसद देखी। अब सुन लीजिए, एक का बता दो, एक का बता दो, मैं बता रहा हूँ, एक का बता दो, लगी है यहाँ पर आपके सामने है और बताओ ना। दूसरी बात कह रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, मैं कट्टरता पे आ रहा हूँ। देखिए कट्टरता समाज के अंदर क्या है, सुन लीजिए, कट्टरता समाज के अंदर क्यों है। मैं बाहर चला जाऊंगा भाई, एक एक करके बोलिए भाई। सैयद जवाद, देखिए कट्टरता चुप रहेंगे नहीं हो सकता। हाँ ठीक, चलिए बोलिए सैयद जवाद। देखिए कट्टरता समाज में क्यों है, जब हमने सच्चे सेकुलरिज्म को छोड़ा, जब हमने संविधान को छोड़ा और आस्था की बुनियाद की तरफ जो है, अरे समस्या क्या है, बोलने दीजिए। एक मिनट, समस्या क्या है? सेकुलरिज्म को छोड़ा, जब हमने सच्चे सेकुलरिज्म को छोड़ा, जब हमने गांधीवादी विचारधारा को छोड़ा, जब हमने नेहरूवादी विचारधारा को छोड़ा, मौलाना आजाद वाली विचारधारा को छोड़ा, अंबेडकरवादी विचारधारा को छोड़ करके, जब हम सेकुलरिज्म को छोड़ करके अपनी आस्था की साइड लेकर के देश को चलाने की कोशिश करते हैं तो कट्टरता बढ़ती है। जब जात के नाम पर हम राजनीति को आगे बढ़ावा देते हैं, कट्टरता बढ़ती है और कट्टरता समाज के लिए कहीं पर से भी अच्छी चीज नहीं है। दूसरी बात कह रहा हूं, अभी आप बात कर रहे हैं, अरे हमें पता है सर, और दुनिया देख रही, मान जी देख रही है। नहीं, अभी आ रहा हूं कट्टरता के अंदर। देखिए कट्टरता की जब बात आती है, जैसे मैंने पूछा धर्म संसद के अंदर वो कौन लोग थे जो बयानबाजी कर रहे थे, वो कट्टर मानते हैं आप? उनको नहीं मानते? सुन लीजिए, उसके बाद किसका गला कटा? उसके बाद किसका गला कटा? हरिद्वार में धर्म संसद भड़काऊ थी, गलत थी। चलिए मैं बोलता हूँ, एक मिनट रुकिए। हरिद्वार की धर्म संसद गलत थी, भड़काऊ थी, उसके बाद किसका गला कटा? अच्छा समझ रहे आप, एक का बताइए ना। उसके बाद किसका गला कटा? उसके बाद किसका गला कटा? यहाँ तो कह रहे हैं भड़काने से गले कट जाते ना, वो धर्म संसद के भड़काऊ में किसका गला कटा? के समर्थन में कौन लोग निकल के आते हैं? कौन लोग निकल के आते हैं समर्थन में? कौन लोग आते हैं कठुआ के अंदर जब बच्ची का बलात्कार होता है? हाँ लेके जा रहे हैं भाई डिबेट को, जाकिर के खिलाफ। आप बात करिए, गले कौन काट रहा है भाई? गले कौन काट रहा है? कट्टरवाद, आपको बताओ किसने मारा गांधी जी को? किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? इंदिरा गांधी जी को कट्टरवाद ने मारा। राजीव गांधी जी को किसने मारा? उन्हें बयान दिया था, उन्हें बयान दिया था क्या? गांधी जी की हत्या के बाद किसने अरे गले किसने काटे बताओ? किसने जश्न मनाया? कट्टरवादियों ने। आज भी गांधी अश्वनी उपाध्याय और विनोद बंसल, अश्वनी उपाध्याय, विनोद बंसल, अश्वनी उपाध्याय, विनोद बंसल। देखिए मैं एक चीज बताऊं, आज कोर्ट से की लगाते हैं वो लोग कट्टरवादी नहीं है। कौन लोग हैं जो कोर्ट से नारा लगाते हैं? जिन्ना को कट्टरवाद है, इस्लाम कट्टरवाद है, देश के लिए कभी अच्छा नहीं हुआ। ये बेसिकली यहाँ पर ऑडियो बंद, या एक मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद कर दीजिए। यहाँ बेसिकली क्या चल रहा है? तेरी कट्टरता वर्सेस मेरी कट्टरता चल रहा है। ये कट्टरता की लड़ाई है, तेरी कट्टरता वर्सेस मेरी कट्टरता चल रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं अश्वनी उपाध्याय के पास जा रहा हूँ, विनोद बंसल के पास जा रहा हूँ। चलिए मैं विनोद बंसल, बस करिए। सैयद जवाद बचा लिया ना आपने, सैयद जवाद। ऑडियो बंद, अश्वनी उपाध्याय बोलिए, अश्वनी उपाध्याय ऑडियो बंद कर दीजिए, अश्वनी उपाध्याय, ऑडियो बंद कर दीजिए। देखिए आपने पहला सवाल पूछा था, इस कट्टरता का मूल कारण अस्थायी समाधान क्या है? 1 घंटे की डिबेट में ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए, किसी ने मूल कारण अस्थायी समाधान नहीं बताया। इस कट्टरता का मूल कारण अस्थायी समाधान इसी संविधान में है। इस कट्टरता का अस्थायी संविधान इसी हमारे संविधान में है, जो कि कहता है भारत में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए।
ये संविधान कहता है भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। ये संविधान कहता है कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून होना चाहिए। ये संविधान कहता है धर्मांतरण नियंत्रण कानून होना चाहिए। ये संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। ये संविधान कहता है हवाला के खिलाफ, विदेशी फंडिंग के खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए। यही इसका समाधान है। अदरवाइज आप ये कहो कि ठीक है आप मदरसा खोल लो, मैं गुरुकुल खोल लूंगा। अरे भैया, बबुल का काउंटर आम नहीं होता। आप गुरुकुल खोल भी लोगे, गुरुकुल में नफरत कहां सिखाओगे? गुरुकुल में गला काटना कहां सिखाओगे? महंत जी जो कह रहे हैं मैं भी गुरुकुल खोलूंगा, गुरुकुल में आप गला काटना सिखा सकते हो क्या? कौन सी गीता रामायण वेद पुराण में गला काटना लिखा हुआ है जो कह रहे हैं हम गुरुकुल खोल के काउंटर कर लेंगे मदरसे को? प्लीज समझिए, आप अजान को हनुमान चालीसा से कैसे काउंटर कर लेंगे? क्या चिल्लाएगा महाराज जी सुनिए, हनुमान चालीसा से कैसे काउंटर करेंगे? हनुमान चालीसा में कहा जाता है कि हनुमान ही पूजा करने के लायक है। हनुमान चालीसा में नफरत कहाँ सिखाई जाती है? तो पूछ रहा हूँ। फलाना फलाना चिल्लाएंगे, मैं तो वो बोल नहीं पाऊंगा। विनोद बंसल, अच्छा एक मिनट, सैयद जवाद आप शांत होंगे? अब आप सैयद जवाद, मान जी आप क्यों बैठ रहे हैं इनसे, क्यों बैठ रहे हैं? मान जी आपका स्तर है ना, मान जी, महंत नवल किशोर दास आप शांत रहेंगे? किससे बैठ रहे हैं आप? बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, आपका स्तर है वो, आपका स्तर है क्या? बस आप शांत रहिए। एक मिनट मान जी आप शांत रहेंगे? एक मिनट, एक एक करके बोल सकते हैं ना, आपका स्तर है क्या? बस मैं बोलूंगा कोई चीज को बोलने नहीं देंगे। एक मिनट विनोद बंसल, एक मिनट विनोद बंसल, मैं शुरुआत से लगातार इसी सवाल के साथ खड़ा हुआ था जब मैं डिबेट शुरू करी थी। ये कट्टरता बनाम हिंदुस्तानियों की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान है ही नहीं, इनका कोई धर्म थोड़ी ना होता। हाँ, ये एक धर्म का नाम लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं ना, ये कट्टरवादी एक धर्म के नाम पर ये सब कर रहे हैं, मैं तो ये मान रहा हूं, ये एक धर्म का नाम लेकर ये सब कर रहे हैं। बेहतर ये होता है कि फिर अगर उस धर्म का नाम लेकर ये सब कर रहे हैं, उस धर्म के लोग इनके खिलाफ सड़कों पर उतरते। विनोद बंसल, विनोद बंसल, ये भीड़ भी धर्म के नाम पर ही है। विनोद बंसल, आपको बुरी लग रही है? बुरी लग रही है? एक मिनट रुकिए, बुरी लग रही है? बुरी लग रही है आपको? बुरी लग रही है आपको? प्रवीण की हत्या हो गई, बुरी नहीं लगी? आपके कैमरामैन को कहूंगा जरा इसको जूम करके दिखाएं। ये धर्म के बुरा लग रहा है, मेरा अपना फोटो दिखाइए जरा जूम करके। गला काट कट्टरता के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरे, आपको बुरा लग रहा है? दिखाइए, लाइट बंद करिए, सरकार की नाकामी अपनी लाइट बंद करिए, दिखाइए क्या लिखा है। सरकारों की होती है, सरकार अपनी लाइट बंद करिए, देश के अंदर अपनी लाइट बंद करिए। सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी के। नहीं दिख रहा। सैयद जवाद, डिबेट स्पॉइल हो रही है, बस करिए, शांत हो जाइए। सैयद जवाद बस शांत हो जाइए, बस हो गया। सैयद जवाद वैसी मांगी है ना उनका। सैयद जवाद एक मिनट शांत हो जाइए, सैयद जवाद एक मिनट, सैयद जवाद एक मिनट शांत हो जाइए, सैयद जवाद एक मिनट, सैयद जवाद अब चुप हो जाइए बस, सैयद जवाद एक मिनट, एक मिनट, मान जी एक मिनट, सैयद जवाद एक मिनट, सैयद जवाद एक मिनट, आप बोलिए एक मिनट। विनोद बंसल जी आप बोलिए, विनोद बंसल एक मिनट, विनोद बंसल, विनोद बंसल, गोड से मुर्दाबाद, बोलिए। आज आप गला काटू मुर्दाबाद बोलो, गला काटू कैसे बोलूंगा? गला काटू कैसे बोलूंगा? ये तो गला काट को ये देख लिए वोट से मुर्दाबाद, बोलिए वोट से मुर्दाबाद, बोलिए वोट से मुर्दाबाद, बोलिए वोट से मुर्दाबाद, बोलिए वोट से मुर्दाबाद, ये है वो मानसिकता। बोलिए विनोद बंसल, सैयद जवाद एक मिनट शांत होंगे अब? सैयद जवाद आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, क्यों नहीं उतरते सड़कों पर? क्यों नहीं उतरते सड़कों पर? आप लोग सड़कों पर उतरिए ना फिर। चलिए बस, हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं। अब एक मिनट, अब हो गया, आप शांत रहेंगे, आप शांत रहेंगे, मैं उसको शांत करा दूंगा। चलिए ठीक गांधी जी की हत्या कर दी, नहीं बोलेंगे वोट। विनोद बंसल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विनोद बंसल, विनोद बंसल, विनोद बंसल, हम क्या बोलेंगे? बोलिए भाई ऑडियो बंद कर दीजिए यहाँ पर। विनोद बंसल देखिए अमन जी, आप बोलिए। आपको अमन जी आज सारे चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए कि न्यूज 18 के स्टूडियो में घुसे दो जिहादी, डिबेट को किया हाईजैक और मानसिकता बदलने के और इस्लाम के जो कट्टर चेहरा जो है वो उन्होंने पेश किया। आखिरकार ये आज ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए। आज आपकी डिबेट को हाईजैक करने का काम इन्होंने किया है। इस्लामिक जिहादियों ने पूरी डिबेट को हाईजैक किया है। मैं कहूंगा देखिए, जो गलाकाट प्रतियोगिता बाहर चल रही है वही पत्थरबाजी अंदर चल रही है। आपके स्टूडियो के अंदर जिस तरह से पत्थरबाजी चल रही है, जिस तरह से गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है, वो बेहद शर्मनाक है। जिन लोगों का तर्क नहीं है, जिनके पास सत्य नहीं है, वो अब जिहाद में उतर आए हैं। आप देखिए, एक साधु को घेर करके ये लोग मारना चाहते हैं। ये स्थिति इनकी है। इनके पास विचार नहीं है, इनके पास आचार नहीं है, इनके पास संस्कृति नहीं है। बार बार ये आक्रमण करने की सोच रहे हैं। ये
ठीक नहीं है। इन्होंने इस्लाम का जो विभक्त चेहरा है वो उजागर कर दिया। ये किसी मानवता के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये मानवता के साथ खड़े हो ही नहीं सकते। ये हमेशा गलाकर प्रतियोगिता के साथ खड़े हुए हैं। ये हमेशा से जो है ना, हमेशा से इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह मियां के नाम पर गलाकर प्रतियोगिता करी चालू कर रखी है और उसी का समर्थन कर रहे हैं। आखिरकार मानवता के लिए क्यों नहीं खड़े होते ये लोग? अंग्रेज राष्ट्रद्रोही थे, के अंदर जो है अंग्रेज दुश्मन थे। मुझे वाइंड अप करना है, मुझे वाइंड अप करना है। हो गया सर, मुझे वाइंड अप करना है। बताइए उनको। साजिद रशीदी, एक मिनट मैं सवाल पूछ लूं। आखिरी 30 सेकंड है साजिद रशीदी, आखिरी 30 सेकंड है। ये तस्वीरें, ये इस तरह का गुस्सा मुस्लिम समाज के लोग भी अगर सड़कों पर उतरते अच्छा लगता, हाँ या ना? देखिए, गला काटने को हम बिल्कुल बुरा मानते हैं। न इस्लामिक है, न सामाजिक है, न कानूनी है। हम गलत मानते हैं और फांसी पर चढ़ाइए उनको। लेकिन ये गोडसे को का समर्थन करने वाले लोग, गोडसे वाली डिबेट ये गोडसे मुर्दाबाद। सौबात के बाद नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। और आइए शुरुआत करते हैं कच्चा चिट्ठा की पहली रिपोर्ट के साथ। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बहुत आग बबूला है। उन्हें अब यूक्रेन से लगातार जो जानकारियां आ रही हैं, यूक्रेन से अब बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी है और यही वजह है कि पुतिन आखिर तक ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। पुतिन से रहा नहीं जा रहा है और पुतिन ने वो सबसे बड़ा हमला कर दिया है जिसका खतरा ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा सता रहा है। पुतिन के एक मिसाइल हमले में यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस का दावा है कि उसने ज़ेलेंस्की को अमेरिका से मिले वो 100 से ज्यादा रॉकेट तबाह कर दिए हैं, जिससे यूक्रेन रूस को रोकने की कोशिश कर रहा है। कच्चा चिट्ठा में आज आपको ये भी बताएंगे कि जब पुतिन यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च कर रहे थे तब ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्या कर दिया कि वो बहुत ज्यादा विवादों में घिर गए हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पुतिन का वो बदला जिसके बारे में जानकर ज़ेलेंस्की की नींद उड़ चुकी है।